नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या खास है और कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। पीएम मोदी का वो सीक्रेट टाइम टेबल जो उन्हें क्या 400 सीटें जितवाएगा। एक क्लास इसकी भी कि पीएम मोदी की 2 घंटे की नींद से इंडी गठबंधन का चैन कैसे उड़ गया है। सिर्फ 1142 वोट और बंगाल में मोदी कैसे गेम पलट देंगे, एक चैप्टर इसका भी। बीजेपी की पहली लिस्ट, किसका टिकट कटेगा, किसे मिलेगा, पूरी डिटेल आज पाठशाला में। तंबाकू वाले पर रेड, 60 करोड़ की कारें और क्या क्या मिला। इसके अलावा इतिहास का चैप्टर भी खोलेंगे और आपको बताएंगे लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान नेता से क्यों चिढ़ती थी इंदिरा गांधी। चैप्टर इस पर भी कि न गेहूं न धान, सांप की खेती करने वाले माला माल किसान। असल में यह चैप्टर क्या बताता है। लेकिन आज पाठशाला की शुरुआत करने से पहले दिन भर की खबरों का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे। वहां पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राजभवन में मुलाकात की। बैठक के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी के साथ उनकी बैठक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात थी। बैठक के दौरान कोई भी सियासी बातचीत नहीं हुई। पीएम मोदी ने बंगाल में 7,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने बंगाल में विकास रैली को भी संबोधित किया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी ही हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों के अंदर कैबिनेट विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी के आरएलडी के 2 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। ओपी राजभर और बीजेपी के दारा सिंह को भी मंत्री पद मिल सकता है। बिहार में आरजेडी खेमे में टूट का सिलसिला जारी है। आज आरजेडी के एक और विधायक भारत बिंद बीजेपी में शामिल हो गए। अब तक आरजेडी के 5 विधायक एनडीए खेमे में शामिल हो चुके हैं। पाला बदलकर आरजेडी से एनडीए में आने वाले विधायक चेतन आनंद का दावा है कि तेजस्वी यादव के 3 पीडीए की वजह से पार्टी में भगदड़ मची हुई है। अभी तो सिर्फ 5 विधायक आए हैं, अभी कई और लोग पाला बदलेंगे। महाराष्ट्र में शरद पवार की सस्पेंस वाली राजनीति अभी जारी है। शरद पवार ने लेटर लिखकर मुख्यमंत्री शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजित पवार को बारामती में अपने घर खाने पर बुलाया। हालांकि सीएम शिंदे और फडणवीस ने समय की कमी का हवाला देते हुए न्योते को टाल दिया। पुणे के बारामती में नमो रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुआ धमाका बम ब्लास्ट ही था। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि इसके लिए आईईडी का इस्तेमाल किया गया। ये एक लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था। सिद्धारमैया ने कहा कि वो नहीं जानते कि एक आतंकी हमला है या नहीं। उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट में कोई बैग रखकर चला गया था। ब्लास्ट में 8 लोग घायल हुए हैं। सिद्धारमैया ने यह भी दावा किया कि ऐसे ब्लास्ट सभी सरकारों में हुए। इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। और दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा पीएम मोदी का वो सीक्रेट टाइम टेबल जो क्या उन्हें 400 सीटें जितवा देगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि पीएम मोदी की 2 घंटे की नींद से इंडी गठबंधन का चैन कैसे उड़ गया। देखिए पीएम मोदी पर पाठशाला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और फिर आपको बताऊंगा आज बंगाल में पीएम ने जो बोला उससे कैसे लोकसभा चुनाव में गेम पलटने वाला है। सफलता के लिए कभी कोई शॉर्टकट मत खोजिएगा। सफलता का केवल एक ही है, उसका एक ही मंत्र है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। पीएम मोदी ने 400 सीटें जीतने का दावा ऐसे ही नहीं कर लिया है। अपने लक्ष्य के लिए वो लगातार परिश्रम भी कर रहे हैं। बिना रुके, बिना थके, लगातार 12 घंटे काम। किसी भी युवा को हैरान कर सकता है और प्रेरणा दे सकता है। ऐसा लगता है कि पीएम मोदी की डिक्शनरी में थकान नाम का शब्द ही पूरी तरह डिलीट हो चुका है। यही वजह है कि कल शाम 4 बजे शुरू हुआ मीटिंग का दौर आज सुबह 4 बजे जाकर ही रुका और इसके बाद सिर्फ 4 घंटे का ब्रेक और फिर से चल दिए काम पर।
पीएम मोदी ने दोपहर करीब 1 बजे मॉरिशस के प्रधानमंत्री जगन्नाथ के साथ मीटिंग की। इसके बाद शाम 4:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में 17,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बाद शाम 7 बजे पीएम आवास पर अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ मीटिंग की, जो रात 9 बजे तक चली। इस मीटिंग के बाद रात 10:50 पर पीएम मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच गए और बीजेपी की केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक में शामिल हो गए। 2024 के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने वाली मीटिंग देर रात 3:30 बजे तक चली। करीब 5 घंटे तक चलने वाली इस मैराथन मीटिंग के बाद पीएम मोदी अपने आवास के लिए रवाना हो गए, क्योंकि आज सुबह उन्हें झारखंड जाकर कई रैलियां और रोड शो करने थे। पीएम मोदी के इतने व्यस्त शेड्यूल के बाद भी वो आज बिल्कुल भी थके हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके पीछे का राज भी पीएम मोदी से ही समझिए। सफलता के लिए कभी कोई शॉर्टकट मत खोजिएगा। आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखा होगा, कुछ लोग ब्रिज पर से जाने के बजाय पटरी क्रॉस करके जाते हैं, तो वहां रेलवे वालों ने लिखा होता है, शॉर्ट कम विल कट यू शॉर्ट। शॉर्टकट का रास्ता बहुत अल्पजीवी होता है। साथियों, सफलता का केवल एक ही है, उसका एक ही मंत्र है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कंटिन्यूअस कमिटमेंट। पीएम मोदी की लिस्ट में शॉर्टकट शब्द नहीं है। वो चाहते तो कल रात को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग से जल्दी आ सकते थे, लेकिन वो टिकट की चाह रखने वाले हर दावेदार की खूबियों और खामियों को डिटेल में जानना चाहते थे, ताकि बीजेपी की 370 सीटें जीतने की राह को कुछ आसान बनाया जा सके। हालांकि बीजेपी के इस लक्ष्य को पूरा करने में सबसे बड़ा रोल पीएम मोदी का ही होगा, इसलिए कल देर रात मीटिंग से आने के बाद उन्होंने 2-3 घंटे की नींद ली और आज सुबह झारखंड के लिए रवाना हो गए। करीब 11 बजे पीएम मोदी झारखंड में सिंदरी पहुंचे, जहां उन्होंने 17,000 करोड़ की विकास योजनाओं का शुभारंभ किया और सिंदरी के लोगों के बीच विशाल रैली भी की। इसके बाद धनबाद पहुंचकर पीएम मोदी ने दोपहर करीब 1 बजे एक रोड शो किया और इसके बाद एक विशाल रैली को भी पीएम मोदी ने संबोधित किया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी की आंखों में न तो नींद दिखाई दे रही थी और न ही थकान। वो अपने पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ झारखंड की जनता से बात कर रहे थे। देश में एक ही गुंज है। मैं अभी आ रहा था तो वो गुंज यहां पर भी सुनाई देती है, और वो गुंज है, अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। और साथियों, ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है, ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी सिर्फ 400 सीटें जीतने के लक्ष्य से इतनी मेहनत कर रहे हैं। चुनाव जीतना पीएम मोदी को अच्छी तरह आता है, लेकिन मेहनत से उनका पुराना नाता है। अपने सियासी करियर में पीएम मोदी के लक्ष्य बदलते रहे हैं, लेकिन मेहनत करने की उनकी ये आदत बहुत पुरानी है। आप मान के चलिए, जो ये कभी आपको ये कहता है कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, तो मान के चलिए वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है। कभी टाइम की कमी होती ही नहीं थी, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि हम अपना टाइम कहाँ गंवा रहे हैं, हमें पता ही नहीं। अब तय करना है कि हमें समय वेस्ट करना है कि समय इन्वेस्ट करना है।
दूसरा, आपको सामान्य जीवन में देखा होगा, काम करने की कभी थकान नहीं होती है। काम न करने की थकान होती है। पीएम मोदी आज झारखंड के अलावा बंगाल भी गए, जहां उन्होंने ममता सरकार पर हमला किया। पीएम मोदी ने सिर्फ एक दिन में 2 राज्यों के दौरे से सीधे 56 सीटों पर असर डाल दिया है। एक तरफ पीएम मोदी लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी चुनावी यात्रा से ब्रेक लेकर विदेश यात्रा पर चले गए। हैरानी की बात यह है कि अगले महीने देश में लोकसभा चुनाव की शुरुआत होने वाली है। कांग्रेस के भविष्य के लिए ये चुनाव बहुत अहम है, लेकिन राहुल गांधी ब्रिटेन की यात्रा में बिजी हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है कि राहुल गांधी 27 और 28 फरवरी को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 2 विशेष आख्यान देने के अपने 1 साल पहले के वादे को पूरा कर सके। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के मुताबिक 2 मार्च को दोपहर 2 बजे धौलपुर से एक बार फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी। सवाल ये है कि चुनाव के बीच राहुल गांधी को ऐसी क्या जरूरत थी भारत में चुनावी यात्रा को छोड़कर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण देने उन्हें जाना पड़ा। हालांकि ये राहुल गांधी का पर्सनल डिसीजन है, लेकिन इस पर्सनल डिसीजन की कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ सकती है। एक तरफ पीएम मोदी हैं, जो 400 प्लस टारगेट के लिए जबरदस्त मेहनत करने में लगे हैं। वो नॉन स्टॉप राज्यों का दौरा कर रहे हैं। 4 से 7 मार्च के बीच वो 5 राज्यों के धुआंधार दौरे करेंगे। 4 मार्च को तेलंगाना और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। 5 मार्च को ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। 6 मार्च को बंगाल के दौरे पर रहेंगे और 7 मार्च को श्रीनगर का दौरा करेंगे। अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएंगी, वैसे वैसे पीएम मोदी की मेहनत और ताकत भी बढ़ती जाएगी। अब पीएम मोदी की इस मेहनत के सामने बीजेपी के लिए 400 प्लस का लक्ष्य कोई बड़ी बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई लक्ष्य बनाते हैं तो उसके लिए पूरा उद्यम करते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, इसीलिए कहा गया है। और पाठशाला में अब अगली क्लास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव की टोन कैसे सेट कर गए। पीएम मोदी ने संदेश खाली में महिलाओं की संवेदना को न सिर्फ अपने भाषण में जगह दी, बल्कि ममता बनर्जी पर जबरदस्त हमला बोला। पीएम मोदी ने आज बंगाल की उस सीट पर रैली करके ममता की टेंशन बढ़ा दी, जिस सीट पर पिछली बार बीजेपी सिर्फ 1142 वोटों से हारी थी। बंगाल से लेकर झारखंड तक पीएम मोदी ने आज क्या क्या किया, इस रिपोर्ट में देखिए। संदेश खाली को लेकर जारी बवाल के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल दौरे पर पहुंचे। बंगाल में पीएम मोदी के आते ही जबरदस्त सियासी करंट दौड़ गया, क्योंकि पीएम मोदी का ये बंगाल दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब राज्य में बीजेपी और टीएमसी के बीच संदेश खाली को लेकर संग्राम छिड़ा है। बंगाल की धरती से पीएम मोदी ने भी मां, माटी और मानुष का सवाल उठाकर संदेश खाली को लेकर ममता बनर्जी को घेर लिया। पीएम मोदी ने हुगली की रैली में शाहजहां शेख पर लगे गंभीर आरोपों के बावजूद उसकी गिरफ्तारी में देरी पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि कोई तो होगा जो संदेश खाली के आरोपी को बचा रहा होगा। मां, माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने
बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, मुसीबतें झेली। बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। टीएमसी के राज में टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। पीएम के रुख से साफ है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में टीएमसी को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए संदेश खाली एक बड़ा मुद्दा होगा। तभी तो पीएम ने भी संदेश खाली का बदला लेने के लिए बंगाल की जनता से हर चोट का जवाब वोट से देने की अपील की और संदेश खाली में आरोपियों को बचाने को लेकर ममता सरकार के रुख को भी शर्मनाक करार दिया। माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। आज बंगाल की जनता यहां के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? अरे शर्म आनी चाहिए। यही नहीं, संदेश खाली की घटना को लेकर पीएम ने इंडी गठबंधन की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं को देखकर होती है। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख, कान, मुंह, गांधी जी को जो 3 बंदर देना है उन 3 बंदरों की तरह आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। हैरानी की बात यह भी है कि जो शाहजहां शेख 55 दिन से फरार था, वो बंगाल पुलिस को पीएम मोदी के बंगाल दौरे से 24 घंटे पहले ही मिल गया और टीएमसी ने एक झटके में उसे सस्पेंड भी कर दिया। ऐसा लगा जैसे टीएमसी की यही रणनीति थी कि किसी तरह संदेश खाली के मुद्दे पर पीएम मोदी को सियासी माइलेज लेने से रोका जाए। लेकिन पीएम मोदी ने संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं के गुस्से को आवाज देकर इस मुद्दे को और बड़ा बना दिया। पीएम मोदी के हमले से साफ है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी संदेश खाली को और बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। संदेश खाली को लेकर बीजेपी जिस तरह से टीएमसी पर हमलावर है, इसे लेकर सीएम ममता बनर्जी भी टेंशन में है। इसीलिए टीएमसी ने पीएम मोदी के बंगाल दौरे से ठीक पहले सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया। टीएमसी ने केंद्र सरकार पर मनरेगा के बकाया को जारी न करने का आरोप लगाया। इसके अलावा दूसरी कई योजनाओं के तहत भी बंगाल को मिलने वाली आर्थिक मदद को रोकने का आरोप लगाया। इसे लेकर टीएमसी ने एक हैशटैग चलाया, आए हो तो बता के जाओ। यहाँ ये समझना जरूरी है कि संदेश खाली को लेकर मचे बवाल पर ममता दीदी क्यों टेंशन में आ गई हैं। असल में बंगाल में करीब 49% महिला वोटर्स हैं। संदेश खाली के बहाने बीजेपी इन्हीं महिलाओं के लिए आवाज उठाती दिख रही है। ऐसे में ममता बनर्जी को महिला वोटर्स खोने का डर सता रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन के जरिए महिलाओं की पसंदीदा नेता बनी थी। 2011 में जब ममता बनर्जी ने 34 साल के लेफ्ट के शासन को उखाड़ फेंका था, तब उनका नारा था मां माटी मानुष। लेकिन जिस तरह संदेश खाली की घटना को लेकर बंगाल की महिलाओं में ममता सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है, उसे देखकर टीएमसी को भी लगने लगा है कि लोकसभा चुनाव में महिला वोटर्स उनका गेम बिगाड़ सकते हैं। लेकिन टेंशन सिर्फ टीएमसी और ममता बनर्जी की ही नहीं, झारखंड में भी बीजेपी के विरोधी टेंशन में हैं।
झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर पहले ही घोटाले के आरोप में ईडी का शिकंजा कस चुका है और आज पीएम मोदी का जिस तरह झारखंड में स्वागत हुआ, उसने विरोधियों की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। झारखंड के धनबाद में पीएम मोदी ने रोड शो किया। रैली के लिए उमड़े जन सैलाब के बीच से पीएम मोदी खुली गाड़ी में सवार होकर मंच तक पहुंचे। पीएम ने रैली में पहुंचे लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। रैली के दौरान पीएम मोदी ने भी घोटाले के आरोप में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर तंज कसा और कहा कि रैली में लग रहे नारों की गूंज जेल तक जानी चाहिए। देश में एक ही गुंज है। मैं अभी आ रहा था तो वो गुंज यहां पर भी सुनाई देती है और वो गुंज है अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके ऐसी ताकत लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। जेलों में भी गुंज सुनाई देनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की। और पाठशाला में अब अगला चैप्टर। युवराज, अक्षय कुमार बीजेपी की पहली लिस्ट में कितने स्टार? असल में बीजेपी की पहली लिस्ट किसका टिकट इसमें कटा, किसको मिला? बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट लगभग फाइनल कर दी है, उसमें किसके किसके नाम दिखाई देने वाले हैं? कल देर रात तक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी जिसमें पीएम मोदी भी शामिल थे। बीजेपी इस बार किस किस का टिकट काटने वाली है और कितने हाई प्रोफाइल लोगों को टिकट मिलने वाली है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये मोदी है, आप ही मेरे परिवारजन हैं, आपके बच्चों का भविष्य, ये हमारी गारंटी है। 2024 के चुनाव को इतिहास के शिलापट्ट पर न भूतो न भविष्यति महाविजय का महाप्रमाण बनाने में जुटे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसकी तैयारियों में मौका टिकट तय करने का है। कौन कहां से चुनावी मैदान में उतरेगा, इसकी पहली लिस्ट पर फाइनल मुहर करीब करीब लगाई जा चुकी है। सिर्फ ऐलान का इंतजार बचा है। काउंटडाउन की टिक टिक जिस तेजी से सुनाई दे रही है, उसी तेजी से तेज हो रही है दावेदारों की धड़कनें। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में गुरुवार को देर रात से तड़के तक मंथन हुआ। हर सीट पर बात हुई, पैनल के हर नाम सामने रखे गए, एक एक पर चर्चा हुई। जीत की संभावना के तराजू पर पलड़ा, जिसके पक्ष में ज्यादा झुकता दिखा उसका नाम बाकी दावेदारों पर भारी दिखा। अभी आखिरी घोषणा का इंतजार है। बीजेपी की तरफ से टिकट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बाहर आ रही कुछ सीटों की खबर बेहद दिलचस्प है। बीजेपी सूत्रों की माने तो यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य हासिल करने के लिए पार्टी बड़ी तादाद में अपने उम्मीदवार बदल सकती है। 62 बीजेपी सांसदों में से कई के टिकट कट सकते हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, प्रयागराज, गोरखपुर, आजमगढ़ सहित पूर्वांचल की कई सीटें हो सकती हैं। पीएम मोदी का वाराणसी से चुनाव लड़ना, लखनऊ से राजनाथ सिंह और अमेठी से स्मृति ईरानी का चुनावी मैदान में उतरना फाइनल माना जा रहा है। पहली लिस्ट में अयोध्या में चली राम लहर की छाप भी साफ तौर पर दिखाई देने वाली है। आपने वो उठाए हैं जिनको हमने अपना अपमान समझा, जैसे राम लहर नहीं है ऐसा बोल देना, तो इसलिए वोट अब हमारे खिलाफ नहीं पड़ना, उनके खिलाफ पड़ना है। और उसका परिणाम ये निकल रहा है कि रही सही कसर, मुझे तो लगता है कांग्रेस लोकसभा में 15-20 सीटों पर सिमट जाएगी लोकसभा के अंदर। वहीं गोरखपुर और आजमगढ़ सीट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूत्रों की माने तो इस बात की पूरी संभावना है कि पार्टी गोरखपुर में फिर से रवि किशन पर दांव लगाए। गोरखपुर सीट से 2019 में भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन शुक्ला सांसद चुने गए थे। गोरखपुर सीएम योगी का गृह क्षेत्र है। रवि किशन सीएम योगी के बेहद करीबी हैं। योगी के किले में सेंधमारी के लिए समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को गोरखपुर से टिकट दे रखा है। भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री रह चुकी काजल निषाद को अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी गोरखपुर की कैंपियरगंज सीट से मैदान में उतारा था, लेकिन वे हार गईं।
बाद में मेयर चुनाव में भी गोरखपुर से एसपी ने काजल को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इनकी फिर हार हो गई। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए काजल निषाद को गोरखपुर से मैदान में उतार दिया है। वजह है इस लोकसभा क्षेत्र में निषाद वोटरों का दबदबा। अब बीजेपी नाप तौल कर इस सीट के समीकरण सजाने में जुटी है। देश की राजनीति उत्तर प्रदेश से तय होती है। उत्तर प्रदेश की जीत ही देश के रास्ते को तय कर देती है और मुझे यकीन है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन की सफलता भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकेगा और रोकेगा ही नहीं बल्कि इंडिया की सरकार के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम उत्तर प्रदेश के मैदान से होने जा रहा है। आजमगढ़ सीट के समीकरण भी अचानक बदल गए हैं, इसलिए पार्टी इसको लेकर भी सावधानी से फैसला करने वाली है। 28 फरवरी को अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के बीएसपी नेता गुड्डू जमाली को पार्टी में शामिल करा लिया। इससे चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया। आज जब हम लोग 2024 में भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो आए नहीं हैं, मैंने उन्हें अपने पास बुलाने का काम किया है। ये वही गुड्डू जमाली है जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी 2022 के आजमगढ़ उपचुनाव में हार गई थी। अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने 8000 से ज्यादा वोटों से मात दे दी थी। आजमगढ़ के 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के खिलाफ निरहुआ नंबर 2 पर रहे थे, लेकिन 2022 के उपचुनाव में भोजपुरी स्टार निरहुआ जीत गए और अखिलेश की भारी फजीहत हुई। उनके भाई धर्मेंद्र हार गए। लेकिन अब तस्वीर पहले से अलग है, इसलिए बीजेपी सोच समझकर फैसला करने में जुटी है। यूपी अपना बेहतर परिणाम देने जा रहा है और भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को 400 पार के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहा है। बीजेपी आलाकमान ने एक सीट पर जबरदस्त मंथन किया है। अब उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। सूत्रों की माने तो गोंडा के कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह के टिकट पर सस्पेंस है। पार्टी ने बृजभूषण के टिकट को फिलहाल होल्ड पर डाल दिया है। सूत्रों की माने तो पहली लिस्ट में बृजभूषण का नाम नहीं हो सकता है। बृजभूषण के खिलाफ चल रहे मामले को लेकर यह पेच फंसा है। पार्टी बृजभूषण के विधायक बेटे प्रतीक भूषण को कैसरगंज से टिकट देना चाहती है। और पाठशाला में अब चैप्टर इनकम टैक्स की उस रेड का जिसमें करोड़ों रुपए की लग्जरी कारें मिली, बेशुमार दौलत मिली। तंबाकू कारोबारी पर आईटी की इस रेड में और क्या क्या मिला, रिपोर्ट में देखिए। करोड़ों की कारों का ये काफिला कानपुर के तंबाकू कारोबारी के दिल्ली वाले घर में खड़ा है, जिसमें कई और महंगी गाड़ियां शामिल हैं। सभी की कीमत को जोड़ दें तो आंकड़ा पहुंचता है 60 करोड़ रुपए। सोचिए, जिसके पास 60 करोड़ रुपए की सिर्फ कारें हैं, उसका घर मकान कारोबार से लेकर पूरा साम्राज्य कितना बड़ा होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का माथा भी यही सोचकर ठनका, जिसके बाद शुरू हुआ एक्शन। कानपुर के तंबाकू कारोबारी के मिश्रा की कंपनियों बंशीधर एक्सपोर्ट और बंशीधर टोबैको पर आईटी की टीम ने छापेमारी शुरू की। यूपी में कानपुर, गुजरात में अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश के ठिकाने मुंबई और दिल्ली में रेड शुरू हुई। 5 राज्यों में बंशीधर टोबैको कंपनी के 20 ठिकानों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खंगाल मारा। दिल्ली में ही 3 ठिकानों पर छापे मारे गए। दिल्ली के राजेंद्र नगर में उनके रिश्तेदारों से पूछताछ की गई, लेकिन जब टीम के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा के वसंत विहार वाले घर पहुंची तो आंखें फटी रह गई। कोठी नंबर D7/9 में न सिर्फ करोड़ों की कारों का काफिला खड़ा मिला, यहां से 4.5 करोड़ रुपए कैश और टैक्स चोरी के दस्तावेज भी बरामद किए गए। कानपुर के वंशीधर तंबाकू कंपनी के अलग अलग ठिकानों पे आईटी की टीम जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है। जो तकरीबन 5 राज्यों में आईटी की टीम मौजूद है, जो 15 से 20 लोगों की टीम जो है वो अलग अलग हिस्सों में छापेमारी करी। और इस वक्त मैं वसंत विहार मौजूद हूं, जो दिल्ली के वसंत विहार स्थित ये के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा का ये घर है, जहां अंदर इनकम टैक्स की टीम जो है वो मौजूद है। यही वो आवास है जहां से तकरीबन 50 करोड़ की लग्जरी गाड़ियां जो है बरामद हुई, साथ ही साथ 4 करोड़ कैश बरामद हुए और कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। ये जो घर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा का घर है और इस घर के अंदर
जो है वो रोल्स रॉयस फैंटम, मैक्रोलन, लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी तमाम जो है वो गाड़ियां यहां से जो है वो बरामद की गई है। और उसके अलावा कुछ ऐसे भी दस्तावेज बरामद हुए हैं जो दस्तावेज कहीं ना कहीं टैक्स चोरी को लेकर के वंशीधर कंपनी को कटघरे में खड़ा कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो सूत्रों की जानकारी मिली है उसके अनुसार जो ये वंशीधर तंबाकू कंपनी जो है वो अपना टर्नओवर 20 से 25 करोड़ रुपए का सालाना दिखा रही थी, जबकि उससे आरोप है कि उससे कई ज्यादा करोड़ों की कमाई है। दरअसल कानपुर में पिछले दिनों एक बड़े पान मसाला कारोबारी के ठिकानों पर छापे पड़े थे। माना जा रहा है कि इस दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बंशीधर कंपनी के खिलाफ कुछ इनपुट मिले थे, जिसके बाद से के मिश्रा आईटी डिपार्टमेंट के रेडार पर थे। वहीं के मिश्रा के बेटे का लग्जरी गाड़ियों का शौक भी जगजाहिर था। वो विदेशों से मंगाई महंगी गाड़ियां तो रखते ही हैं, शो ऑफ में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कई बार उन्हें करोड़ों की महंगी गाड़ियों के साथ देखा गया। देखने में ऐसा लगता था कि वो अरबों के मालिक हैं। लेकिन बंशीधर कंपनी ने आईटी डिपार्टमेंट को जो टर्नओवर बताया वो करीब 20 से 25 करोड़ रुपए का ही था। लेकिन आईटी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक बंशीधर टोबैको कंपनी की असल इनकम 100 से 150 करोड़ के पार थी। आईटी डिपार्टमेंट ने जब जांच की तो और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सूत्रों के मुताबिक बंशीधर कंपनी डॉक्यूमेंट्स में दिखाई गई कंपनी को फर्जी चेक जारी कर रही थी, लेकिन दूसरी ओर कई बड़े पान मसाला घरानों को प्रोडक्ट बेच रही थी, जिससे सिर्फ इनकम टैक्स में ही नहीं जीएसटी में भी गड़बड़ झाला किया जा रहा था। यहीं से के मिश्रा की बंशीधर कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए। गुरुवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक साथ कंपनी के 20 ठिकानों पर रेड की, जिसके बाद कानपुर में बंशीधर एक्सपोर्ट और बंशीधर टोबैको कंपनी के ऑफिस में हड़कंप मच गया। कानपुर के रामगंज में ये के मिश्रा का पुराना ऑफिस है। यहाँ आईटी अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और पूरे ऑफिस को सील कर दिया। इस दौरान कई दस्तावेज भी जब्त किए गए। इसके साथ ही एक टीम आर्य नगर में के मिश्रा के ठिकाने पर भी पहुंची। कानपुर के आर नगर इस बंगले में जो के मिश्रा का बताया जाता है टोबैको कारोबारी है, इन्हीं के बंगले में पिछले 24 घंटे से इनकम टैक्स की रेड चल रही है। और इनकम टैक्स के लोगों ने अब जो इनके घर में गद्दे बिछा रखे गए ना, उनको हटा के उस पर देखा जा रहा है और बताया जाता है कि काफी लग्जरी गाड़ियां और काफी कीमती सामान रुपया बरामद हुआ है। और इनकम टैक्स अधिकारियों को मानना है कि इसमें अभी और भी मिलने की संभावना है और ये रेड अभी भी जारी है। अशोक सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत। और अब पाठशाला की स्पेशल क्लास, जिसमें आपको वो चैप्टर दिखाएंगे जो आप सभी ने बहुत पसंद किए थे। देखिए सुशांत सिन्हा के साथ पाठशाला के वायरल चैप्टर्स। लाल बहादुर शास्त्री को इस देश के सबसे सफल प्रधानमंत्रियों में गिना जाता है। शास्त्री जी दिखने में बहुत सहज, काम के प्रति कट्टर ईमानदार और देश हित के लिए फौलादी इरादों वाले नेता के रूप में जाना जाते हैं। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने ही भारतीय सेनाओं को पाकिस्तान के अंदर घुसकर दुश्मन को मारने का आदेश दिया। शास्त्री जी के एक बयान पर इस देश के लोगों ने अनाज की कमी के चलते व्रत रखना शुरू कर दिया था। वो इतने ईमानदार थे कि अपनी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल परिवार के निजी कामों के लिए नहीं करने देते कि नहीं, ये सरकारी संपत्ति है, इसका इस्तेमाल तुम्हारे पर्सनल काम के लिए नहीं होगा। लेकिन ऐसे लोकप्रिय और ईमानदार नेता से इंदिरा गांधी मन ही मन उन्हें बहुत पसंद नहीं करती। इस बात का खुलासा उस वक्त के कई पत्रकारों और नेताओं ने अपनी किताबों में किया है कि इंदिरा जी को लाल बहादुर शास्त्री बहुत पसंद नहीं थे। इंदिरा गांधी की शास्त्री जी के प्रति नफरत उस दिन सबके सामने आई जब वो शास्त्री जी की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने देना चाहती थी। लेकिन शास्त्री जी की पत्नी की शपथ के सामने इंदिरा गांधी को झुकना पड़ा। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इंदिरा गांधी के मन में शास्त्री जी के प्रति जो दुर्भावना थी, वो किस्से जो अब किताबों के रूप में सार्वजनिक हो रहे हैं, उनके बारे में आपको बताता हूं। वैसे तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद से ही इंदिरा गांधी के मन में शास्त्री जी को लेकर खटास पैदा हो गई। लेकिन जुलाई 1964 में विदेश मंत्री पद को लेकर हुई एक घटना की वजह से यह नफरत पहली बार सबको महसूस हुई। लाल बहादुर शास्त्री के सूचना अधिकारी रहे मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइंस में भी इस बात का जिक्र किया कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के काम के साथ साथ विदेश मंत्री का काम भी देख रहे हैं। ऐसे में काम के बढ़ते बोझ और कमजोर होती सेहत की वजह से शास्त्री जी विदेश मंत्री का पद छोड़ना चाहते थे। इस दौरान शास्त्री जी ने कुलदीप नैयर से पूछा कि आपकी नजर में विदेश मंत्री के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन हो सकता है।
कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने उस समय इंदिरा गांधी का नाम सुझाया कि इंदिरा गांधी को बना दीजिए विदेश मंत्री। तब शास्त्री जी ने कहा कि कुलदीप जी, इंदिरा जी दरअसल प्रधानमंत्री बनना चाहती, और बात वहीं खत्म हो गई। मतलब शास्त्री जी जानते थे कि उनका पद चाहिए इंदिरा जी को, वो विदेश मंत्री के पद पे नहीं बैठना चाहती। शास्त्री जी को उस समय इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री बनने को लेकर महत्वाकांक्षा के बारे में अच्छी तरह से पता चल चुका था। कुलदीप नैयर ने एक और घटना का जिक्र करते हुए कहा कि नवंबर 1965 में एक इंटरव्यू के दौरान इंदिरा गांधी ने लाल बहादुर शास्त्री की आलोचना करते हुए कहा था कि शास्त्री जी सही रास्ते से भटक गए, समाजवाद और गुटनिरपेक्षता की नीति भूल गए। मशहूर पत्रकार रहे इंदर मल्होत्रा ने इंदिरा गांधी की जीवनी पर एक किताब लिखी जिसका नाम है इंदिरा गांधी अ पर्सनल एंड पॉलिटिकल बायोग्राफी। इसमें इंदर मल्होत्रा ने लिखा है कि लाल बहादुर शास्त्री से इंदिरा गांधी के रिश्ते सहज नहीं थे। मल्होत्रा के मुताबिक इंदिरा गांधी ने खुलकर कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो खुद विदेश मंत्री बनना चाहती, लेकिन जिस तरह स्वर्ण सिंह को शास्त्री जी ने विदेश मंत्री बनाया वो उसे पचा नहीं पा रही। गांधी नेहरू परिवार के नजदीकी रहे डॉक्टर कर्ण सिंह ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा कि इंदिरा गांधी विदेश मंत्री बनना चाहती थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने स्वर्ण सिंह को चुना। इसके बाद से इंदिरा गांधी और शास्त्री जी के बीच तनाव एक तरह से बन गया और इंदिरा गांधी शास्त्री जी से चिढ़ने लगी। हालांकि इंदिरा गांधी उस समय सूचना प्रसारण मंत्री थी, लेकिन जैसे ही उन्हें यह बात पता चली कि शास्त्री जी एक नया विदेश मंत्री खोज रहे हैं तो इंदिरा गांधी को लगा था कि उन्हें ही विदेश मंत्री बनाया जाए, क्योंकि शास्त्री जी ने नेहरू की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी से कहा था कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, लेकिन तब इंदिरा गांधी ने मना कर दिया। इसके बाद जब शास्त्री जी ने इंदिरा जी को विदेश मंत्री नहीं बनाया तो वो मन ही मन शास्त्री जी से नाराज हो। लाल बहादुर शास्त्री जी से इंदिरा गांधी के मतभेद की शुरुआत नेहरू के निधन के तुरंत बाद शुरू हो गई। यह विवाद नेहरू के घर तीन मूर्ति को लेकर शुरू हुआ था। 27 मई 1964 को नेहरू के निधन के बाद इंदिरा गांधी चाहती थी कि नेहरू के सरकारी निवास तीन मूर्ति भवन को स्मारक घोषित किया जाए। कुलदीप नैयर अपनी किताब स्कूप में इस घटना के बारे में लिखते हैं कि शास्त्री जी चाहते थे कि तीन मूर्ति भवन प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास बने, लेकिन इंदिरा गांधी उसे स्मारक बनाने पर अड़ गई। ऐसा कहा जाता है कि शास्त्री जी का यह पक्ष था कि अगर प्रधानमंत्रियों के बंगलों के स्मारक बनने लगे तो इससे दिल्ली में जगह की कमी हो जाएगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने भी कह दिया था कि जब तक तीन मूर्ति भवन को नेहरू स्मारक नहीं घोषित किया जाएगा तब तक नेहरू की अंत्येष्टि नहीं होगी। इस जिद के सामने शास्त्री जी को पीछे हटना पड़ा। हालांकि बाद में यह नियम बनाया गया कि किसी भी सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके सरकारी आवास को स्मारक नहीं बनाया जाएगा। इंदिरा गांधी के मन में शास्त्री जी के प्रति नफरत उनके मरने के बाद भी कम नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंदिरा गांधी चाहती थी कि शास्त्री जी का अंतिम संस्कार दिल्ली के बजाय इलाहाबाद में हो, जबकि शास्त्री जी का परिवार अंतिम संस्कार दिल्ली में करना चाहता था। बियॉन्ड द लाइन्स में कुलदीप नैयर इस बात का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि इंदिरा जी का बस चलता तो शास्त्री जी का अंतिम संस्कार उनके गृहनगर इलाहाबाद में करवाना पसंद करते। इंदिरा गांधी ने शास्त्री जी के अंतिम संस्कार का प्रस्ताव उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज को दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कुलदीप नैयर इस किताब में आगे लिखते हैं कि शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री ने यह आग्रह किया था कि शास्त्री जी की समाधि पर जय जवान जय किसान नारा लिखा जाए, लेकिन इंदिरा गांधी इस पर भी राजी नहीं थी। तब ललिता शास्त्री ने आमरण अनशन की धमकी दी, तब जाकर इंदिरा गांधी को झुकना पड़ा। यानी कमोबेश जैसे एक स्थिति बन गई थी, एक वक्त स्थिति बन गई थी नरसिम्हा राव के वक्त कि उन्हें कांग्रेस दफ्तर में नहीं आने दिया गया था उनके शब्द, वैसा ही कुछ हाल एक जमाने में शास्त्री जी के मृत्यु के बाद भी थोड़ा अलग लेकिन उसी तरह की स्थिति बनी।